नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय उद्योगपति और विपक्ष जिनको पीएम मोदी का मित्र कहता है यानी गौतम अडानी, उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने खूब परेशान किया, फिर केन्या के सबसे बड़े एयरपोर्ट का ठेका अटक गया और अब पड़ोसी देश श्रीलंका से चिंता वाली खबर आ रही है। यहाँ अडानी का हजारों करोड़ रुपया दांव पर लगा है। श्रीलंका के मार्क्सवादी जनता विमुक्ति पेरामुना यानी JVP पार्टी ने सोमवार को वादा किया कि अगर वो इन राष्ट्रपति चुनाव में जीत जाती है तो श्रीलंका में अडानी ग्रुप की पवन ऊर्जा परियोजना यानी विंड पावर प्रोजेक्ट को रद्द कर देगी। JVP नेता अनुराग कुमारा दिसानायके ने कहा कि वो इस परियोजना को रद्द कर देंगे। बता दें वो नेशनल पीपुल्स पावर मोर्चे से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। बता दें जैसे ही अडानी के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली उसके बाद अडानी ग्रुप को श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार मुकदमे का सामना करना पड़ा। मालूम हो कि अडानी ग्रुप इस क्षेत्र में 484 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट के विकास के लिए 20 साल के समझौते में 44 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाला है। हालांकि समूह के इस परियोजना से जुड़े मुकदमों का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे में सरकार बदलने पर इस परियोजना के खटाई में पड़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव एक साथ न कराने तक की क्षमता न होने वाले देश में अब वन नेशन वन इलेक्शन कराने की तैयारी है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर पेश की गई रिपोर्ट पर बुधवार को मोहर लगा दी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पास किया जाएगा, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने कहा था कि बारिश त्योहारों के चलते वो महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के साथ नहीं करा सकते। इनके पास अगर एक और राज्य का चुनाव करवाने की क्षमता नहीं है तो ये एक देश एक चुनाव कैसे करवाएंगे। सब नौटंकीबाजी है ताकि हमारे देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा सके। ये किया जा रहा है ताकि चीन की तरह हमारे सुप्रीम लीडर भी अंत तक सुप्रीम बने रहें। लोकसभा चुनाव में लंबी कतारों को सही संभाल नहीं सकने वाले लोग अब वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और मोदी सरकार से सवाल पूछे। अखिलेश ने कहा कि लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड व यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा देते। अगर वन नेशन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव भी साथ ही होंगे या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार। उन्होंने कहा कि भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक का इंतजार करना पड़ेगा या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? इसको लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर है? अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके नतीजे बदलने की तो नहीं है। ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि कितने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन है ही नहीं, इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी अपने लोगों को ठेके पर दे रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनावों को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करे। चलते चलते जनता ये भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सुना तो ये है कि वहाँ वो 1 पर्सन 1 ओपिनियन ही चलती है। कहीं कमजोर हो चुकी भाजपा में अब 2 पर्सन्स 2 ओपिनियंस का झगड़ा तो नहीं है। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बयान दिया। उन्होंने कहा ये केवल एक प्रपंच है। उन्हें जम्मू कश्मीर, हरियाणा में अपनी हार दिखाई दे रही है। जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भी बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है। एक के बाद एक राज्यों में भाजपा को अपनी हार दिखाई दे रही है। उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरीके का प्रपंच रचा गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर बनाई उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। इस पर अब विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने लगातार एक देश एक चुनाव का विरोध किया है क्योंकि ये समस्या की खोज में किया गया समाधान है।
ये संविधान के मूलभूत ढांचे में मौजूद संघवाद को बर्बाद करता है, लोकतंत्र के साथ समझौता है। उन्होंने कहा, एक से अधिक चुनाव मोदी और शाह को छोड़कर किसी के लिए समस्या का विषय नहीं है, क्योंकि उन्हें नगर पालिका और स्थानीय निकाय के चुनावों में भी प्रचार करने की जरूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक साथ चुनावों की आवश्यकता है। बार बार और समय समय पर चुनाव होने से लोकतांत्रिक जवाबदेही में सुधार होता है। एक देश एक चुनाव पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। राहुल गांधी को धमकी पर धमकी देने के मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि बीजेपी नेताओं की राहुल गांधी जी पर की गई टिप्पणी राहुल जी के अस्तित्व को खतरे में डालने की एक सोची समझी साजिश है। ये हिंसा और जंगल राज वाली राजनीति है, जिसकी परिभाषा में सिर्फ भय और घृणा है। सच्चाई ये है कि बीजेपी में ऐसे हिंसक वक्तव्य ही प्रमोशन का जरिया हैं, लेकिन हम हर कानूनी तरीके का प्रयोग करेंगे और ऐसे लोगों को सजा दिलवाएंगे। रवनीत बिट्टू पर उन्होंने कहा कि हमें पता है कि नया नया मुर्गा और जोर से मांग देता है। उन्होंने कहा कि एक कहावत याद आती है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, ज्यादा जान देता है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीजेपी बौखला गई है। पिछले एक दशक से जब भी राहुल गांधी जी ने भय फैलाने या अल्पसंख्यक अधिकारों जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई है, भाजपा की एकमात्र प्रतिक्रिया उन्हें राष्ट्र विरोधी करार देना रही। किसी भी भाजपा सदस्य से पूछें, जब 3 काले कृषि कानून पारित किए गए तो उन्होंने किसान समुदाय के बारे में क्या कहा। 2021-22 के मीम्स, ट्वीट्स और गालियों को देखें, जहां उन्होंने एक पूरे समुदाय को राष्ट्र विरोधी कहा। मैं उन्हें एक उदाहरण दिखाने की चुनौती देता हूं, जहां उनके एजेंटों द्वारा किसानों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर प्रधानमंत्री या गृहमंत्री ने हस्तक्षेप किया हो। लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मांग करता है। ये देर से आ सकता है, लेकिन ये आएगा। ये साबित करता है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा की धमकियां उन्हें और मजबूत बनाएंगी। ये सरकार विपक्ष के नेता के खिलाफ नफरत और हिंसा भड़का रही है, जो न केवल सत्तारूढ़ दल के लिए बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए भी एक त्रासदी है। देरी के बावजूद इन बदमाशों के लिए फैसले का दिन नजदीक है, जो अपने संवैधानिक पदों के लायक नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी राहुल गांधी की जान से मारने की धमकी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के नेता राहुल गांधी जी के जान से मारने की धमकी देने से लेकर उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी समझ गई है कि नफरत का बाजार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मोहब्बत की एक दुकान उसे खत्म करने के लिए काफी होती है। ये नफरती बयान कौन दे रहा है सब जानते हैं, लेकिन सवाल है कौन बुलवा रहा है, चुप कौन है, क्यों बुलवा रहा है, क्यों चुप है। इस पूरे मामले में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप है। क्या ये चुप्पी इसलिए है ताकि एक ऐसा माहौल बने जहां हिंसा की वारदात को अंजाम दिया जा सके? आज पूरा देश देख रहा है कि नेता विपक्ष को सत्ताधारी पार्टी जान से मारने की धमकी दे रही है और प्रधानमंत्री चुप हैं। ये देश जवाब मांग रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और उनके सहयोगी दल के नेता लगातार आपत्तिजनक बयान कर रहे हैं। कांग्रेस ने शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने भी राहुल के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जुबान बंद होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आरक्षण को लेकर जो भी कुछ कहा वो खतरनाक था। बोंडे ने आगे कहा कि राहुल गांधी की जुबान जला देनी चाहिए। इससे पहले शिंदे की शिवसेना के नेता संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की बात कही थी। यही नहीं, इससे पहले बीजेपी के नेता और मंत्री राहुल को देश का सबसे बड़ा आतंकी, राहुल की हालत उनकी दादी जैसी होगी, देशद्रोही जैसी बातें कह चुके हैं। राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को इनाम देने की घोषणा कर विवाद खड़ा करने के एक दिन बाद मंगलवार को शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने यह कहकर एक और विवाद खड़ा कर दिया कि वो कांग्रेस के कुत्तों को दफना देंगे। इस बीच कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई जगह राहुल को धमकी देने वाले बयान पर संजय गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। गायकवाड़ को एक कथित वीडियो में यह कहते हुए सुना गया है कि वो किसी भी कांग्रेसी कुत्ते को दफना देंगे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति वाले कार्यक्रम में घुसने की कोशिश करेगा। राहुल गांधी पर एनडीए नेताओं की हालिया टिप्पणियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये बयान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को खतरे में डालने और देश भर में शांति को भंग करने के इरादे से दिए गए हैं। तुगलक रोड पुलिस थाने के एसएचओ को ये शिकायत कांग्रेस पार्टी के महासचिव और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दी है। शिकायत में पार्टी ने बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह, रवनीत सिंह बिट्टू और रघुराज सिंह के साथ ही शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के दिए बयानों का जिक्र किया है। अजय माकन ने इन सभी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए माकन ने कहा कि हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी और राजीव जी ने देश के लिए अपनी जान दे दी, इसके बावजूद ये लोग इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। भारत में राजनीति का स्तर इससे नीचे नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि केवल बीजेपी नेता ही नहीं बल्कि कई अन्य नेताओं ने भी ऐसी बातें कही हैं, लेकिन बीजेपी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। माकन ने कहा कि राहुल गांधी SC, ST, OBC, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बात करते हैं, इसलिए बीजेपी के लोगों को उनके शब्द पसंद नहीं आते। यही वजह है कि ये लोग उन्हें धमका रहे हैं। राहुल गांधी को धमकी पर धमकी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जैसे मजबूती से जनता की आवाज उठा रहे हैं, वैसे वैसे उनके खिलाफ जुबानी और वैचारिक हिंसा बढ़ रही है। क्या देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों की आवाज उठाना इतना बड़ा अपराध है कि भाजपा नेता प्रतिपक्ष को उनकी दादी जैसा हाल बना देने की धमकियां देने लगी? लगातार एक के बाद एक हिंसक, अभद्र और अमानवीय बयानों से ये साबित होता है कि ये एक संगठित, सुनियोजित अभियान है जो देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है प्रधानमंत्री, गृहमंत्री समेत समूचे RSS बीजेपी नेतृत्व का इसे शह देना और कोई कार्रवाई न करना। राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। असम, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, दिल्ली के अलावा बाकी प्रदेशों और शहरों में भी कांग्रेस नेता सड़क पर उतरे और राहुल गांधी के खिलाफ जो भाषा बोली जा रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा राजनीतिक करियर शुरू करने के बाद से ही भाजपा और उसका पूरा तंत्र उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर निशाना बना रहा है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में हम जो देख रहे हैं वो हमारे लिए पूरी तरह से दर्दनाक है। हम प्रधानमंत्री और भाजपा की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जबकि राजनीति में बहस आम बात है, हमने पहले कभी इस तरह के व्यक्तिगत जीवन के खतरों का अनुभव नहीं किया है। हम उम्मीद करते हैं कि सत्तारूढ़ दल माफी मांगेगा और इसे खत्म करेगा। हमारा मानना है कि एक बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में 7 गारंटियों की घोषणा की गई है। ये 7 वादे ऐसे हैं जो बीजेपी में खलबली मचा सकते हैं। इन 7 वादों में किसानों के लिए MSP की कानूनी गारंटी और जाति आधारित सर्वे के वादे शामिल हैं। इसके जो वादे हैं वो इस प्रकार हैं। महिलाओं को शक्ति का वादा किया गया है, उसमें हर महीने महिलाओं को 2000 रुपए दिए जाएंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा को बल देने का वादा है, उसमें 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 6000 रुपए दिव्यांग पेंशन, 6000 रुपए विधवा पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया गया है। युवाओं को सुरक्षित भविष्य देने का वादा किया गया है, जिसमें 2 लाख पक्की भर्ती, नशा मुक्त हरियाणा होगा। हर परिवार को खुशहाली देने का वादा किया गया है, उसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज। इसके अलावा गरीबों को छत देने की बात कही गई है। इसके तहत 100 गज का प्लॉट मिलेगा, 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। किसानों के लिए MSP की कानूनी गारंटी, तत्काल फसल मुआवजा और फिर जातिगत सर्वे और क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए करने का वादा शामिल है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर कुछ ही दिनों में वोटिंग होने वाली है। कांग्रेस और बीजेपी जोर शोर से लगी हुई है। दूसरी तरफ खबर आ रही है कि चुनाव के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है। BSP इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। इसके लिए बसपा ने प्रदेश की 90 सीटों में से 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कहा जा रहा है कि बसपा का परंपरागत वोट बैंक दलित है, जो चुनाव में उनका खेल बना भी सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है। यहाँ पर 21% वोट बैंक दलितों का है। दलित वोट बैंक ही बसपा को हरियाणा में एक मजबूत दावेदार बनाता है। हालांकि BSP का टारगेट दलित वोटर्स हैं और हाल के दिनों में जो देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उनकी तरफ दलित वोट शिफ्ट हो रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहली फेज के लिए बुधवार शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हुई। आज 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया गया। शाम 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत 58.19% रहा।
फाइनल आंकड़ा आना बाकी है। शाम 5 बजे तक ये नए आंकड़ों के मुताबिक किश्तवाड़ा में सबसे ज्यादा 77.23% और पुलवामा में सबसे कम 43.87% वोटिंग हुई। आज 23.27 लाख वोटर्स को मतदान करना था। कर्नाटक में भाजपा में अंदरूनी संकट फिर से शुरू हो गया है। वरिष्ठ नेता रमेश जारकिहोली ने राज्य पार्टी अध्यक्ष BY विजेंद्र के पद पर बने रहने पर चिंता जाहिर की। हाल ही में RSS और भाजपा नेतृत्व ने पार्टी नेताओं में मतभेदों को दूर करने और कर्नाटक में भाजपा के तमाम गुटों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की थी। रमेश जारकिहोली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, हम उनके यानी कि विजेंद्र नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो एक जूनियर हैं और कर्नाटक में पार्टी को मिले भ्रष्ट टैग के लिए जिम्मेदार हैं। हम उनके नेतृत्व के विरोधी हैं, लेकिन येदियुरप्पा के खिलाफ नहीं। उन्होंने राज्य पार्टी यूनिट को चलाने के लिए 15-20 वरिष्ठ भाजपा नेताओं को आह्वान किया। पिछले साल नवंबर में भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के छोटे बेटे विजेंद्र की राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बाद से ही जारकिहोली, विधायक वसनगौड़ा पाटिल यत्नान और पूर्व मंत्री अरविंद लिम्बावली जैसे पार्टी नेताओं के एक वर्ग ने आवाज उठाई है। महिला पहलवान विनेश फोगाट से जब सवाल पूछा गया कि ओलंपिक पदक से चूक जाना या ब्रजभूषण सिंह जैसे शक्तिशाली राजनेता और अधिकारी के खिलाफ आपका विरोध लोगों के दिलों में क्या गूंज है, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि विरोध प्रदर्शन, लोगों को लगता है कि हमने जो किया वो उनकी बेटियों और उनके परिवारों के लिए था। ओलंपिक में उपलब्धि एक व्यक्तिगत चीज है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो लोग प्यार लौटाते हैं। मुझे इतने प्यार और समर्थन की उम्मीद नहीं थी। जब हम विरोध कर रहे थे तो लोग आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन ये किसानों के आंदोलन की तरह एक जन आंदोलन नहीं बन पाया जहां एक बड़े समूह ने 2 साल तक विरोध किया। हमने महसूस किया कि हमारी लड़ाई हर किसी की लड़ाई नहीं है। लोगों की अपनी मजबूरियां होती हैं, उन्हें नौकरी और निजी मामले निपटाने होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में विनेश फोगाट से सवाल पूछा गया कि अगर आप राजनेता बन जाते हैं तो आपके लिए मुख्य एजेंडा क्या है, महिला सुरक्षा और खेल बुनियादी ढांचा। इस पर विनेश ने कहा कि अभी सुविधाओं के मुद्दे को एक तरफ रख देते हैं, खेल संघों में क्या हो रहा है मुद्दे हैं। अगर मेरे बजरंग पुनिया या साक्षी मलिक के पास ताकत होगी, अगर कुछ गलत हो रहा है तो युवा एथलीट हमें जरूर बुलाएंगे। हम ऐसी स्थिति में होंगे कि हम मदद के लिए कुछ कर पाएंगे। ये एक प्लस पॉइंट होगा। लोग मुझे NGO खोलने के लिए कह रहे थे, मुझे करोड़ों के ऑफर मिल रहे थे। पैसे से आप अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन आप दूसरों की उस स्तर तक मदद नहीं कर सकते जैसा आप चाहते हैं। मैं पैसे लेकर घर पर नहीं बैठना चाहती। बाकी लड़कियों का क्या होगा जो पहलवान विरोध का हिस्सा थे? फेडरेशन उन्हें एक या दूसरा अड़ंगा लगाकर प्रतिस्पर्धा करने की मंजूरी नहीं देता है। मैं इसका समाधान कैसे करूं? ये पैसे से नहीं हो सकता। हमें ताकत चाहिए। आपको सिस्टम में घुसना होगा। ब्रजभूषण इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि वो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं, इसलिए हमें शक्तिशाली भी होना चाहिए। अगर हमारे पास शक्ति नहीं है तो 2 साल का संघर्ष पानी में बह जाएगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद को मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाओं को छोड़ देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को कई सारी सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं, वो सभी अरविंद केजरीवाल को मिली थी, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसी वक्त ये फैसला भी कर लिया कि वो सभी सुविधाओं को छोड़ देंगे। संजय सिंह ने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल 1 हफ्ते के भीतर सीएम आवास को खाली कर देंगे। लेबनान में मंगलवार को एक साथ हजारों हैंड हेल्ड पेजर फटने से 12 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना को लेकर हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि दोपहर 3:30 बजे समूह के संस्थानों के लिए काम करने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर रहस्यमय तरीके से फटने लगे। AP की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ये विस्फोट ऐसे समय में हुए जब हिजबुल्लाह के सदस्य नए पेजर ले जा रहे थे। इनमें लिथियम बैटरी लगी हुई थी जो फट गई। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पेजर क्या होता है और इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। बता दें, पेजर को बीपर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक छोटा पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसे छोटे मैसेज या अलर्ट प्राप्त करने और कुछ मामलों में मैसेज भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। डिवाइस के मूल का काम मैसेज प्राप्त करना और भेजना है। पेजर का कवरेज क्षेत्र आमतौर पर शुरुआती मोबाइल फोन की तुलना में बहुत बड़ा होता है, खासकर दूर दराज के इलाकों में जहां सेलुलर सिग्नल कमजोर हो सकते हैं और इसलिए ये विश्वसनीय होते हैं। लेबनान के संस्कृति मंत्री मोहम्मद विसाम ने धमाकों पर कहा कि इजरायल के खिलाफ जीत तय है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, इजराइल के पापों की कोई सीमा नहीं है और कल हुए हमलों ने यह साबित कर दिया है कि इजराइल मानवता का दुश्मन है। इजराइल की सेना की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। लेबनान में पहले पेजर में धमाके हुए जिससे लोगों की मौतें हुई और अब आज दोपहर लेबनान के कई शहरों में हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वॉकी टॉकी को निशाना बनाकर विस्फोट किए गए। हिजबुल्लाह के एक सूत्र ने पुष्टि की कि ग्रुप द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वॉकी टॉकी को निशाना बनाया जा रहा है। एक वरिष्ठ सुरक्षा सूत्र ने कहा कि विस्फोट कल के हमले को देखें तो छोटे थे। वॉकी टॉकी में विस्फोट होने से अभी तक किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन एक गार्जियन रिपोर्टर ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों की ओर से जाने वाली एम्बुलेंसों की आवाज सुनी थी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने लेबनान में हो रहे पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोटों पर बयान दिया और कहा, यह तथ्य है कि टूल्स और डिवाइस जो आमतौर पर इंसान के आराम और कल्याण के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको आतंक और विनाश के डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह मानवता की पतन और बर्बरता की प्रबलता को दिखाता है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि इस घटना ने फिर से दिखा दिया है कि पश्चिमी देश और अमेरिका दावा करते हैं कि वो युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन वो इजराइल के अपराधों, हत्याओं और बर्बर हत्याओं का पूरा समर्थन करते हैं। कि राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप ने कहा कि वो अगले हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते 3 दिनों के लिए अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। वो 21 से लेकर 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। अपने अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री क्वाड नेताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। म्यांमार में यागी तूफान की वजह से आई बाढ़ में जनजीवन बुरी तरह से अस्त हो गया है। देश की सैन्य सरकार का कहना है कि इस बाढ़ में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।